हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्टिक जी चैनल। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा अगला लेक्चर जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि स्वतंत्र राज्यों से जुड़ा हुआ है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम था इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। ये अध्याय हमारा चल रहा था आधुनिक इतिहास में और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने आपको बताया था कि जब मुगलों का पतन हो रहा था तो उस पीरियड में ही हमारे देश में कई सारे राज्य उभरते हैं जिनकी हमने 3 श्रेणियाँ यानी कि 3 कैटेगरीज हमने आपको बताई थी। सबसे पहला आपका था सक्सेसर स्टेट, उसके बाद में आपके आते हैं न्यू स्टेट और फिर आपके आते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट। तो इन तीनों स्टेट्स में हमने आपको पढ़ाया कि आपके सक्सेसर स्टेट में कैसे कर्नाटक, बंगाल, अवध और हैदराबाद आते हैं। न्यू स्टेट में आपके मराठा, सिख और जाट आते हैं। और इसके बाद अगली कैटेगरी है इंडिपेंडेंट स्टेट, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इसमें 3 राज्य इंडिपेंडेंट स्टेट में आपके शामिल हैं। स्वतंत्र राज्य में आपके 3 राज्य जो है इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट स्टेट में, तो इस सबसे पहले आएगा मैसूर। मैसूर के बाद में आपका आएगा केरला, और केरला के बाद अगला आपका आता है राजपूत। ये 3 राज्यों को हम कैटेगराइज करते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स में। इन 3 राज्यों को हम वर्गीकृत करते हैं किसमें? स्वतंत्र राज्यों में। तो जब हम इंडिपेंडेंट स्टेट की बात करते हैं सबसे पहले मैसूर आता है। तो मैसूर के बारे में हम पढ़ेंगे उससे पहले हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या होते हैं। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स वो स्टेट हैं जो मुगल सोवर्निटी यानी मुगल संप्रभुता को स्वीकार करते हैं और उसके बदले में वो अपने क्षेत्र में ऑटोनॉमस यानी कि स्वायत्तशासी रहते हैं। अपने इंटरनल मैटर्स में वो फ्री रहते हैं, उनमें मुगल एम्पायर का जो इंटरफेरेंस होता है वो नहीं रहता है। ये सबसे खास बात थी न्यू स्टेट्स की। These category of states had accepted the Mughal sovereignty but enjoying considerable independence as वतन जागीर्स। वतन जागीर के रूप में इनको स्वतंत्रता प्राप्त थी। They used to pay regular tribute or military services or both to Mughals, and in return Mughal did not interfere in their internal administration। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे मैसूर की। सबसे पहले हम बात करेंगे मैसूर की। तो जब हम मैसूर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन यानी कि ये किस स्थान पे है उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो जब इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये लोकेटेड है टू द साउथ ऑफ हैदराबाद एंड द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। जो हैदराबाद है, ठीक है, जैसे आपका ये यहाँ पे हैदराबाद है, ठीक है, ये आपका हैदराबाद है और हैदराबाद आपका ऊपर हो गया, ठीक है, और ये नीचे की तरफ आपका ऐसे इंडिया है, ठीक। यहाँ पे हैदराबाद है, ये आपका पूरा एरिया, और यहाँ पे आपका जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलता है, ठीक है। तो जो ये एरिया है ये आपका होता है मैसूर। ये क्या है? ये मैसूर है, ठीक है। द मैसूर स्टेट वॉज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हैदराबाद। ये हैदराबाद है, इसके साउथ में यानी कि नीचे, एंड एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, जहाँ पे दोनों मिलते हैं तो ये एरिया आपका जो है ये मैसूर है, ठीक है। ये क्या है? मैसूर है। ये तो हो गई लोकेशन की बात। अब एज ए स्टेट हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 18th सेंचुरी में, ठीक है, 18वीं सदी में यहाँ पे वडियार वंश का शासन था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैसूर के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये आता था विजयनगर एम्पायर के अंडर में। किसके अंडर में आता था? अंडर विजयनगर एम्पायर। ये विजयनगर वही है, अगर आपको याद हो, जिसे हरिहर और बुक्का ने बनाया था। मेडिवल हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अदरवाइज हमारे मेडिवल हिस्ट्री के सेक्शन जब भी शुरू होंगे उसमें आप इसको पढ़ेंगे। बहुत अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। हरिहर और बुक्का का नाम आपने सुना होगा, और भी कृष्णदेवराय, उस पीरियड में हम लोग वो सारी बातें करेंगे। तो फिलहाल हम देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य था, उसके अंडर में आता था आपका मैसूर, और नॉमिनली ये अंडर में आता था किसके? मुगल के आता था। नॉमिनली यानी नामित रूप से, मतलब नाम मात्र का वो किसके अंडर में था? मुगलों के अंडर में था। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये लोग
मुग़ल साम्राज्य को या तो सैन्य मदद करते थे नियमित तौर पे, और या फिर कुछ और चीज़ें जो भी उनकी शर्तें होती थी वो उनके साथ में करते थे, जिनसे कि इनको एक फ्री राज्य का दर्जा मिला हुआ था, ठीक है। इसलिए इनको हम बोलते थे इंडिपेंडेंट स्टेट। तो देखा जाए तो उसके बदले में क्या था कि उसके बदले में मुग़ल इनके जो इंटरनल मैटर्स होते थे उसमें इंटरफेयर नहीं करते थे। तो जब मुग़ल इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो भले ही ये मुग़ल की संप्रभुता स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या होगा कि ये अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य है। तो इस तरीके से नामित रूप से मुग़लों के अंडर में ये थे, बट अगर देखा जाए बेसिकली तो विजयनगर साम्राज्य के अंडर में थे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के अंडर में आपका मैसूर हुआ करता था। 18वीं शताब्दी में यहाँ पे राजा थे, वडियार किंग थे। 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो वडियार किंग यहाँ पे रूल करते थे, जिनका नाम था चिक्का कृष्ण राजा। क्या नाम था? चिक्का कृष्ण राजा। चिक्का कृष्ण राजा जो है वो यहाँ पे रूल किया करते थे 18th सेंचुरी में। बट रियल पावर्स उस समय इनके हाथ में नहीं होती थी। रियल पावर जिनके हाथ में थी वहाँ पे दो नाम आएंगे। एक तो इनके हम दो पोस्ट की बात करेंगे मैसूर की, ठीक है। एक आपका होता है सर्वाधिकारी। क्या है? सर्वाधिकारी, या जिसको हम बोलते थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एक पद का नाम आपका था सर्वाधिकारी और दूसरा आपके थे दुलवई या कमांडर इन चीफ। क्या थे? दुलवई या कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ। तो ये दो पोस्ट थी जिसके पास में ज़्यादा पावर होती थी। किसके समय में? चिक्का कृष्ण राजा के समय में। और अगर हम उनका नाम देखें तो आपके सर्वाधिकारी यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो थे नंजा राजा। कौन थे? नंज राजा या नंजा राजा, ठीक है। नंजराज, आप इनको डिफरेंट इनका नाम देख सकते हैं। और ये थे आपके दुलवई थे देवराज। कौन थे? देवराज या देवराजा, ठीक है। तो ये आपके दो मेन पिलर्स थे उस समय, यानी जो मेन पावर, रियल पावर हुआ करती थी वडियार डायनेस्टी में, वो किसके पास थी? सर्वाधिकारी यानी कि प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था नंजराज, और दुलवई यानी कि कमांडर इन चीफ जिनका नाम था देवराज। इनके पास में रियल पावर हुआ करती थी वडियार डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। बट द फाउंडेशन ऑफ मैसूर पावर वाज लेड बाय हैदर अली। अगर हम इसका बात करें एज ए पावर अगर हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं आपके टीपू सुल्तान। तो आपने बहुत सुना होगा, और टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली। क्या थे? हैदर अली। और इसके बाद हैदर अली ने जो उसको पावर बनाया मैसूर को, उसको कंटिन्यू किया था, उसको सतत रूप से जारी रखा टीपू सुल्तान ने। किसने जारी रखा? टीपू सुल्तान ने। तो हैदर अली ने मैसूर को एक पावर बनाया, और हैदर अली ने और टीपू सुल्तान ने उसको कंटिन्यू किया। ये चीज़ें हो गई आपकी मैसूर डायनेस्टी के बारे में या मैसूर राज्य के बारे में, ठीक है। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी मैसूर वॉज रूल्ड बाई वडियार किंग चिक्का कृष्ण राजा, बट द रियल पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ नंजराज एंड देवराज। नंजराज was the सर्वाधिकारी और प्राइम मिनिस्टर, एंड देवराज was the दुलवई और कमांडर इन चीफ। द फाउंडेशन ऑफ मैसूर पावर was laid by हैदर अली एंड कंटिन्यूड by टीपू सुल्तान। तो यहाँ तक देखने के बाद में हम सीधे आगे बढ़ते हैं, और आपके जो मैसूर के आपके राजा बने हैं हैदर अली, जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने एज ए पावर इसको फाउंड किया था। तो हम यहाँ से देखेंगे हैदर अली के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? हैदर अली। तो हैदर अली जो हैं वो मैसूर में एक सैन्य अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। और अपनी पर्सनल जो कैपेबिलिटीज़ थी, जो उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं थी, उसके दम पे वो मैसूर के किंग बनते हैं, ठीक है। इन 1761 1761 में ही ओवरथ्रू नंजराज, ठीक है। तो 1761 में
हैदर अली क्या करेंगे, नंजराज को, जो ये आपके मुख्य जिनके हाथ में शक्ति थी, उनको हटा देते हैं 1761 में, ठीक है। और आफ्टर दैट इस्टेब्लिश्ड हिज अथॉरिटी ओवर द स्टेट ऑफ मैसूर। तो 1761 में नंजराज को हटाकर ये मैसूर पे अपना दावा ठोकते हैं, ठीक है, और मैसूर के किंग बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये किंग बने 1761 में, और कब तक बने रहेंगे, 1782 यानी कि 1782 तक बने रहेंगे। आंग्ल मैसूर वार में इनकी डेथ होती है, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे जब हम एक्सपेंशन देखेंगे ब्रिटिश का, मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार होता है, प्रसार होता है, उसमें हम सारे वॉर्स, जो भी आपकी वॉर हुई, चाहे वो प्लासी का युद्ध हो, चाहे वो बक्सर का युद्ध हो, चाहे आपका आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, जो है आंग्ल मैसूर युद्ध है, कर्नाटक से युद्ध है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हैदर अली 1761 में सर्वाधिकारी नंजराज को हटाकर 1761 में गद्दी पे बैठ जाते हैं और 1782 तक वो रूल करते हैं, ठीक है। हैदर वॉज एन ऑर्डिनरी सोल्जर इन द मैसूर आर्मी एंड ग्रेजुअली रोज टू द कमांडर ड्यू टू हिज पर्सनल कैपेबिलिटीज़। तो अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं से वो जो सेना में हो शामिल थे, वहाँ से वो उनका प्रमोशन होते होते वो बन जाते हैं कमांडर, और कमांडर होने के बाद 1761 में वो सर्वाधिकारी नंजराज को हटा देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ही हैड ऑल्सो एक्वायर्ड सेवरल टेरिटरीज इन कृष्णा तुंगभद्रा दोआब आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव 1772। तो 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद में ये जो कृष्ण और तुंगभद्रा दोआब है, जो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा का जो दोआब होता है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जैसे अगर एक नदी आपकी ये आती है, जैसे गंगा आ रही है और ये यमुना के यहाँ मिलती है, तो जो ये एरिया होता है इसको हम बोलते हैं गंगा यमुना दोआब। क्या बोलते हैं, गंगा यमुना दोआब। तो वैसे ही ये दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जो उसके आसपास की ये पूरी बेल्ट होती है, जैसे अगर हम ये देख रहे हैं तो इस पूरे एरिया को हम कहेंगे गंगा यमुना दोआब। तो गंगा यमुना दोआब जैसे हम बात कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे हम बात करेंगे कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब की। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का जो दोआब है, वहाँ पे ये बहुत सारी टेरिटरी जीतते हैं। किसके बाद में, 1772 में पेशवा माधवराव की डेथ के बाद में। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं यार वीडियो लाइक करने में और शेयर करने में। जब चीज़ें अच्छी मिल रही हैं तो उसको आगे बढ़ाते रहिए। तो खैर हम बात कर रहे थे कि ही हैड ऑल्सो एक्वायर्ड सेवरल टेरिटरीज इन कृष्णा तुंगभद्रा दोआब आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव इन 1772। ही वॉज एबल टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द पॉलीगर्स जमींदार एंड इवन ऑक्यूपाइड द एरियाज ऑफ बिदनूर, सुंडा, सेरा, कनरा एंड मालाबार। तो वो पॉलीगर्स यानी जमींदार जो होते हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद में बिदनूर, सुंडा, सेरा, कनरा और मालाबार ऐसे क्षेत्रों पे अपना कब्जा करते हैं। ड्यू टू हिज एक्सप्रेशनिस्ट पॉलिसी द क्लैशेस वर विटनेस्ड बिटवीन मैसूर एंड अदर रीजनल पावर्स लाइक हैदराबाद एंड मराठा। तो चूंकि उनकी विस्तारवादी नीति थी, जो आपके यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हैदर अली की, तो उनकी जो नीति थी वो विस्तारवादी थी, और विस्तारवादी नीति होने के चलते उनके जो क्लैशेस थे, जो उनके छोटे मोटे युद्ध जो है वो आसपास के क्षेत्रों से हुआ ही करते थे। अगर विस्तारवादी नीति रहेगी तो युद्ध होता रहेगा। जैसे कि आप अगर आज के समय में देखें तो हम चाइना की बात करते हैं, चाइना के क्लैशेस कई सारे देशों से हो रहे हैं, क्योंकि जो चाइना है वो विस्तारवादी नीति को प्रयोग करता है, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होती है उसको यूज़ करता है, जिसकी वजह से चाइना का कई सारे देशों से मतभेद है। उसी प्रकार अगर हम उस समय देखें, आज के समय तो UN और कई सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की वजह से थोड़े से बाउंडेशंस हैं। अदरवाइज़ अगर यही चीज़ें पुराने समय में होती तो उस समय यहाँ पे युद्ध छिड़ जाया करते थे। आज के समय बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ इस वजह से युद्ध नहीं छिड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे विस्तारवादी नीति की वजह से क्या होता है, इनके हैदराबाद और मराठा जैसे आसपास के क्षेत्रों से युद्ध हुआ करते थे। हैदर अली हैज़ मेंटेन्ड हिज आर्मी ऑन द मॉडर्न यूरोपियन लाइन्स फॉर द पर्पज ही हैड एस्टेब्लिश्ड अ मॉडर्न अर्सेनल एट डिंडीगुल विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच एक्सपर्ट। तो क्या वो मॉडर्न जो यूरोपीय तौर तरीकों के साथ ना अपनी सेना को डेवलप करना चाहते थे, इम्प्रूव करना चाहते थे, उसके लिए वो एक शस्त्रागार बनाते हैं डिंडीगुल में, ठीक है, एक आर्सेनल बनाते हैं। आर्सेनल मतलब शस्त्रागार। तो ये कहाँ बनाते हैं, डिंडीगुल में। कहाँ बनाएंगे, डिंडीगुल में एक शस्त्रागार बनाते हैं। किसकी हेल्प से, तो फ्रेंच एक्सपर्ट्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से,
फ्रेंच एक्सपर्ट्स की हेल्प से डिंडीगुल में ये क्या बनाएंगे, ये बनाते हैं शस्त्रागार, ठीक है। He had also fought two Anglo-Mysore wars in the English in 1769 and 1782. हैदर अली की अगर हम बात करें तो 1769 और 1782 में ये अंग्रेजों से भी युद्ध लड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं 1769 में आपकी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, और आंग्ल मैसूर युद्ध पहला 1769 है और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 है। तो इनका अंग्रेजों के साथ में 2 युद्ध होते हैं, ठीक है। और 1782 के युद्ध में ही, यानी कि सेकेंड जो एंग्लो मैसूर वॉर है, उसी में इनकी डेथ हो जाती है। So Hyder Ali has maintained his army on the modern European lines. For the purpose, he had established a modern arsenal at Dindigul with the help of French experts, and he had also fought 2 Anglo-Mysore wars with the English in 1769 and 1782. And he died during the course of Second Anglo-Mysore War, and the Second Anglo-Mysore War was fought in 1782. So that's all with the Hyder Ali. Please note it down so that we will move forward with the टीपू सुल्तान। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जिसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और टीपू सुल्तान के बारे में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने हैदर अली देख लिया है, इसके बाद अगली हम बात करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर है आपका इंडियन हिस्ट्री के, और इसको आप लोग पूरे ध्यान से समझिएगा और आप लोग फैक्ट साथ में नोट करते चला करिए, ठीक है। तो सबसे पहला है कि इन्होंने 1782 में जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, उसमें हैदर अली की डेथ हो जाती है, और उसके बाद 1782 में ही ये कमान संभालते हैं। 1782 में आपके टीपू सुल्तान जो है वो राजा बन जाते हैं मैसूर के, और ये रहेंगे आपके 1799 यानी कि 1799 तक। 1799 तक आपके टीपू सुल्तान मैसूर के राजा रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर इस्टेब्लिश किया था। 1787 में इन्होंने पादशाह का टाइटल जो है वो एज्यूम किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि किस शासक ने पादशाह की उपाधि ग्रहण की थी, तो वो थे आपके टीपू सुल्तान, ठीक है। इन 1787 टीपू हैज एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ पादशाह एंड इशूड कॉइन्स इन हिज नेम, ठीक है। तो पादशाह का टाइटल ये लेते हैं 1787 में, और 1787 में ये क्या करते हैं, इशू करते हैं कॉइन्स, ठीक है, सिक्के अपने नाम के, ठीक है। टीपू अभी तक अपने नाम के सिक्के, जो मैसूर राज्य था, वो वहाँ के शासक अपने नाम के सिक्के नहीं लेते थे। क्यों नहीं छापते थे? क्यों? क्योंकि वो नॉमिनली आपके मुगल्स के अंडर में आते थे और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तो वो उन लोगों के नाम पे सिक्के जारी हुआ करते थे। ये पहला रूलर था जिसने 1787 में अपने नाम का सिक्का जारी किया। ही इंसर्टेड हिज ओन नेम इन द खुतबा। अगर हम बात करें, कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे पहला आपका है खुतबा। अगर एक इंडिपेंडेंट रूलर, अगर एग्जामिनेशन में कहा जाए, देखिए यहाँ पे सिर्फ फैक्ट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं हो रही है, मेंस में अगर आपका क्वेश्चन कुछ इससे रिलेटेड आता है कि डिस्क्राइब टीपू सुल्तान एज ए इंडिपेंडेंट रूलर, कि या क्या टीपू सुल्तान एक इंडिपेंडेंट रूलर था, हालांकि ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप इन चीज़ों को डाल सकते हैं इस परिप्रेक्ष्य में कि वो किस तरीके से इंडिपेंडेंट रूलर था, ठीक है। उसके इंडिपेंडेंट रूलर होने के पीछे के पॉइंट्स अगर कभी डालने हो मेंस में, तो आप इनको कोट कर सकते हैं। कोई भी तैयारी सिर्फ प्रीलिम्स या मेंस के नज़रिए से नहीं होती। आपको जब भी पढ़ना होगा, आपको प्री प्लस मेंस वाली स्टडीज़ ही करनी होती है। तो ये आपका प्री प्लस मेंस के लिए, दोनों के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। प्री कम मेंस वाला टॉपिक्स में ये आता है। तो अगर हम बात करें इसके इंडिपेंडेंस एज ए इंडिपेंडेंट रूलर, अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं 1787 में पादशाह की उपाधि और अपने नाम का सिक्का। ये पहला पॉइंट है उसका, जहाँ पे वो एज ए इंडिपेंडेंट रूलर दिखाई पड़ता है। दूसरी अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट रूलर की, तो शुक्रवार को जो मस्जिद होती है वहाँ पे खुतबा पढ़ा जाता है, ठीक है। एक प्रकार का उपदेश होता है, खुतबा पढ़ा जाता है, तो उसमें हमेशा शासक का नाम रहता है। तो टीपू सुल्तान से पहले उस खुतबे में मुगल एम्परर, यानी कि जो मुगल राजा हुआ करते थे, मुगल बादशाह थे, उनका नाम हुआ करता था उस खुतबे में, और इन्होंने खुतबे पे अपना नाम लिखवाया, ठीक है। तो खुतबे में अपना नाम मतलब पढ़वाया।
तो ये एक इनके इंडिपेंडेंट रूलर होने की दूसरा पॉइंट हो जाता है। उस समय जब इन्होंने खुतबे में अपना नाम बुलवाना शुरू किया, उस समय तक मुग़ल एम्परर थे शाह आलम, तो उनकी जगह पे इन्होंने अपना नाम शुरू किया। उसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने कैलेंडर जारी किया, अपना खुद का कैलेंडर जो था वो इन्होंने इशू किया, अपना खुद का कैलेंडर इन्होंने जारी किया था। फिर अगर हम देखें और इनकी क्या है एज ए इंडिपेंडेंट रूलर, अगर हम और इनकी बातें देखें तो ही वॉज एबल टू सिक्योर अ सनद रॉयल ऑर्डर फ्रॉम द खलीफा ऑफ ऑटोमन एम्पायर टू लेजिटिमाइज हिज रूल। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट है सनद। क्या है सनद? सनद को हम बोलते हैं रॉयल ऑर्डर। ठीक है, शाही जो आदेश होता है उसको हम बोलते हैं सनद। इन्होंने वो प्राप्त किया था कहाँ से? फ्रॉम द खलीफा ऑफ ओटोमन अम्पायर, खलीफा ऑफ ओटोमन अम्पायर। खलीफा ऑफ ओटोमन एम्पायर, ओटोमन साम्राज्य जो था वहाँ के खलीफा से इन्होंने सनद प्राप्त की थी, यानी कि शाही आदेश जो है वो प्राप्त किया था रूल करने का। ठीक है, टीपू वॉज अ रियलिस्टिक रूलर एंड देयरफॉर ही रिकॉग्नाइज्ड द मुगल अथॉरिटी व्हेन रिक्वायर्ड एंड डिफाइड व्हेन इट डिड नॉट। देखिए बहुत चालाक था टीपू सुल्तान, उसने क्या कर रखा था कि जब उसको ज़रूरत पड़े तो मुगलों की सोवरेंटी स्वीकार कर ले, मुगलों के नाम पे कुछ भी कर दे रहा है। ठीक है, और जब उसको लगे कि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो उनकी जो अथॉरिटी होती थी उसको स्वीकार नहीं करता था। बहुत ही वो इस मामले में तेज़ था। ठीक है, तो हमने जो अभी तक पॉइंट देखे एज ए इंडिपेंडेंट रूलर, हम उनको एक बार इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं, जिसको भी हिंदी में दिक्कत हो रही है वो नोट डाउन कर सकता है। द फर्स्ट पॉइंट इज इन 1787 टीपू हैड assumed the title of Padshah and issued the coins on his name. The first point under the heading of Tipu as an independent ruler. Thus, if we discuss about the second point is that he inserted his own name in the khutbah instead of Mughal Emperor Shah Alam and issued a new calendar. And the third point, he was able to secure a Sanad royal order from the Khalifa of Ottoman Empire to legitimize his rule. And the fourth point is Tipu was a realistic ruler and therefore he recognized the Mughal authority when required and defied it when it did not. Now the second heading is Tipu as an able administrator. एक प्रशासक के रूप में अगर हम देखें तो कौन कौन से पॉइंट आएंगे, तो ये आपका हो गया एज ए इंडिपेंडेंट रूलर, हमने यहाँ पे ये देखा एज ए इंडिपेंडेंट रूलर। ठीक है, अगला आपका जो पॉइंट आएगा वो है एज ए एबल एडमिनिस्ट्रेटर। एक योग्य प्रशासक के रूप में हम इसकी खूबियां देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखें टीपू वॉज एन एबल एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर हु यूज्ड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ मासेज। ठीक है, तो टीपू सुल्तान एक योग्य शासक था जिसने लोगों के भले के लिए कार्य किया। ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ मासेज। द सेकेंड पॉइंट इज ही वॉज द वन हु एबल टू अंडरस्टैंड द थ्रेट ऑफ इंग्लिश टू द साउथ इंडिया and therefore raised an efficient military force including French corps. He also had tried to build a modern navy after 1796. तो उसने एक अपनी मिलिट्री फोर्स को इमर्ज किया। ठीक है, इंक्लूड और उसने यूरोपीय शक्तियों का सहारा लिया, उसमें खास करके फ्रेंच जो कॉर्प्स थे, यानी कि जो फ्रेंच के फ्रांसीसी सैनिक थे उनको भी अपनी सेना में शामिल किया था। ठीक है, और मॉडर्न नेवी बनाई थी। ठीक है, आफ्टर 1796 अगर हम इसकी बात करें तो 1796 के बाद 1796 के बाद इसने मॉडर्न नेवी बनाई। ठीक है, फ्रेंच ट्रूप्स को रखा, फ्रेंच ट्रूप्स को भी उसने अपनी आर्मी में जगह दी थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ड्यू टू कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस he understood the significance of modern trade and industry. He was the only Indian ruler of that time who recognized the economic strength as the foundation of military strength. अब देखिए
जब उसको नेवी इस्टेब्लिश करनी है, बाहर से यूरोपीय ट्रूप्स को अपॉइंट करना है, तो अब उसके लिए भी सारी चीज़ें अगर हमको करनी है तो हमको चाहिए पैसा, ठीक है। तो उस समय के जो भी शासक थे वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते थे, तो इसने उस चीज़ को समझा। ये अपने समय का ऐसा पहला शासक था जिसने ये समझा कि सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए हमें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी आप आगे देखेंगे कि इसने उसके चलते ट्रेड और जो ये एम्बेसीज हैं, ये सारी चीज़ें जो आज के समय हम देखते हैं, इसने वो अपने समय में शुरू कर दी थी। तो हम देखते हैं, सो व्हाट ही हैड डन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब हम देखते हैं कि उसने अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने साम्राज्य के आर्थिक विकास के लिए क्या क्या काम किए। तो सबसे पहले प्रमोटेड इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रमोटेड इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड। तो विदेशी व्यापार और आंतरिक व्यापार, इस पे इसने क्या किया, इसको प्रमोट किया, इस पे जोर दिया, ठीक है। सेटअप अ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन मैसूर स्टेट विच प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स सच एज पेपर, शुगर, सिल्क, फैब्रिक्स एटसेट्रा। तो मैसूर में इसने लगाई फैक्ट्रीज, क्या लगाई, फैक्ट्रीज लगाई। और जो फैक्ट्रीज लगाई उनमें क्या बनता था, तो उनमें आपका बनता था पेपर, शुगर, सिल्क, पेपर, शुगर, सिल्क एटसेट्रा। और हम देखते हैं इसने क्या क्या काम किए। तो ही सेंट एमिसरीज टू फ्रांस, टर्की, ईरान एंड म्यांमार। यहाँ पे हम बात करेंगे एमिसरीज की, किसकी बात करेंगे, एमिसरीज की। तो ये था फ्रांस, इटली, म्यांमार और टर्की, म्यांमार और टर्की, ठीक है। यहाँ पे इटली नहीं है, यहाँ पे ईरान है, ईरान, म्यांमार और टर्की। तो इन जगहों पर इसने क्या किया था, एमिसरीज का मतलब होता है दूत भेजे। उसने अपने दूतों को भेजा, कहाँ कहाँ भेजा, तो उन्होंने भेजा फ्रांस में, ईरान में, म्यांमार में, टर्की में। तो आप देख रहे हैं इस उस समय के कितने भी राजाओं के बारे में आपने पढ़ा, बट ये सारी चीज़ें आपने किसी राजा में नहीं देखी थी। तो एक कुशल प्रशासक के रूप में इसकी कुछ ये उसके कुछ कार्य थे जो उसको साबित करते हैं कि वो एक कुशल प्रशासक था। दीज गुड वर्क्स proves that he was a able administrator. Okay, so we will move forward. He had established embassies in foreign countries on modern lines. आधुनिक तौर पे, आधुनिक जो तरीका था उस आधार पे उसने विदेशों में दूतावास जो है वो उनको बनाया, ठीक है। ट्राइड टू सेटअप ट्रेडिंग कंपनीज ऑन द लाइन्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज, ठीक है। तो इसने क्या किया, ट्रेडिंग कंपनीज बनाई, कोशिश की ट्रेडिंग कंपनीज, यानी कि जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी आपकी और फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ये सारी जैसे यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी, वैसे ही इसने भी कंपनी बनाने का प्रयास किया, ठीक है। ट्रेडिंग कंपनी, व्यापारिक कंपनियों की स्थापना करने का प्रयास किया। उसने एग्रीकल्चर और सेरीकल्चर पे जोर दिया, किस पे दिया, एग्रीकल्चर एंड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब समझते हैं, रेशम कीट पालन, रेशम के कीड़े जो होते हैं उनको पालने को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। टीपू हैज शोड अ कीन इंटरेस्ट इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ही हैड आल्सो planted a tree of liberty at सेरिंगपट्टनम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए, एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं जैकोबिन क्लब। क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे जैकोबिन क्लब, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नज़रिए से। जैकोबिन क्लब बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उन्हीं को पता होगा जैकोबिन क्लब क्या होता है। तो जैकोबिन क्लब क्या होता है, कुछ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, जहाँ पे ये इसके मेंबर, इस क्लब के वो लोग हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ठीक है, या जो फ्रेंडली नेचर को मानते हैं। अगर हम इसके बारे में ध्यान से पढ़ें तो क्या है कि द फ्रेंड्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बात तो एक सोसाइटी होती है, एक क्लब होता है फ्रेंड्स का, इसमें जो लोग जुड़े हैं वो सभी आपस में मित्र होंगे और ये किसके सपोर्टर होंगे, इक्वलिटी और फ्रीडम के, किसके, इक्वलिटी और फ्रीडम के सपोर्टर होते हैं जैकोबिन क्लब के लोग। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के मित्र होते हैं, यानी संविधान जैसे होता है ना नियम कानून। अब उस समय संविधान नहीं बना था, आप कहेंगे संविधान के मित्र कैसे हो सकते हैं, संविधान ही नहीं, जैसे जो नियम कानून है उनको मानने वाले वो लोग होते हैं, उनके मित्र होते हैं, ठीक है। तो वो होता है जैकोबिन क्लब। ये आपका बना था 1792 में। क्या बना था, कब बना था, 1792 में। और इसका जो है वो मेंबर बनते हैं टीपू सुल्तान। जैकोबिन क्लब के मेंबर बनते हैं टीपू सुल्तान। और उसके अंडर में क्या होता है, ये लगाते हैं, मतलब वहाँ पे, और उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी चल रहा था, उससे भी काफ़ी इंस्पायर थे। तो लगाते हैं ट्री ऑफ लिबर्टी। क्या लगाते हैं, ट्री ऑफ लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का पौधा। कौन लगाएगा, टीपू सुल्तान लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, सेरिंगपट्टनम में। यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम। क्या बोलते हैं, श्रीरंगपट्टनम। वहाँ पे ट्री ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का पौधा लगाते हैं, स्वतंत्रता का पेड़ लगाते हैं टीपू सुल्तान। किससे इंस्पायर होकर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। देखिए पहली चीज़ तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया, तो आपके टीपू सुल्तान ने लगाया। कहाँ लगाया, तो श्रीरंगपट्टनम में लगाया। किससे इंस्पायर होकर लगाया, तो फ्रांस की क्रांति से होकर लगाया। तो ये चीज़ें हो गई। और जो कुछ और भी साक्ष्य मिलते हैं जिसमें पता चलता है कि वो एक सहिष्णु शासक था, यानी कि एक टॉलरेंट था वो किसके प्रति, जो आपकी जितने भी धर्म होते, रिलीजन्स थे, उनके प्रति वो टॉलरेंट था, ठीक है, सहिष्णु था वो। उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे है कि उसने जो टेम्पल्स थे उनके मरम्मत के लिए, उनके रिनोवेशन के लिए फंड जो है वो दिया था। और उसके अलावा अगर हम देखें तो उसने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, सेरिंगपट्टनम में किसी भी वर्शिप में इंटरफेरेंस उसका नहीं था। और ही हैड ऑल्सो गिवन मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडल ऑफ गॉडेस शारदा इन श्रृंगेरी टेम्पल। तो अगर हम बात करें श्रृंगेरी टेम्पल की, किसकी बात करें, श्रृंगेरी टेम्पल, तो यहाँ पे माँ शारदा की मूर्ति इस्टेब्लिश करनी थी, मूर्ति स्थापित करनी थी माँ शारदा की। उसके लिए इन्होंने पैसे दिए थे, ठीक है। एंड टीपू डाइड वाइल फाइटिंग इन द 4th एंग्लो-मैसूर वॉर। ही also used to say that it was a better a live a day like a lion than a lifetime as a sheep. It is a very important quote. You can write it in the mains. Listen again carefully. That he used to say that it was better a live a day. It was better to live a day like a lion. It was better to live a day like a lion than a lifetime as a sheep. क्या कहते हैं टीपू सुल्तान, उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि भेड़ की तरह जीवन जीने, भेड़ की तरह लंबा जीवन जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन की जिंदगी। भेड़ की तरह लंबी जिंदगी से अच्छी है शेर की तरह एक दिन की जिंदगी। ये था कोट किसका, आपके टीपू सुल्तान का। तो ये आपका 4th एंग्लो मैसूर वॉर में इनकी डेथ हो जाती है और इसी के साथ आपका जो मैसूर है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैसूर के बारे में, ये आपका एक इंडिपेंडेंट स्टेट शुरू हो गया है। अब इसमें जो चीज़ें नोट डाउन है, कुछ यहाँ पे रफ हो गया है, अब अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो में पीछे जाके नोट कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं केरला और राजपूत पे, ठीक है। इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। मैसूर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम देखते हैं अगला आपका है केरला। अगला इंडिपेंडेंट स्टेट क्या है, केरल। तो जब हम केरल की बात करते हैं, सबसे पहली बात हम करते हैं इसकी राजधानी यानी कि कैपिटल की। जब हम इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे दो नाम आते हैं। एक आपका आता है पद्मनाभपुरम। क्या आता है, पद्मनाभपुरम। पद्मनाभपुरम ये इसकी एक कैपिटल थी। और इसके बाद दूसरी आपकी बनेगी तिरुवनंतपुरम जो है
वो उस समय राजधानी बनती है, तिरुवनंतपुरम। ये दो राजधानियां हैं। कैसी दो राजधानियां हैं? तो पहले राजधानी 1729 से 1795 तक, 1729 से 1795 तक आपकी कैपिटल है पद्मनाभपुरम। 1729 से 1795 तक आपकी कैपिटल है पद्मनाभपुरम। और 1795 से 1749 तक, 1795 से 1849 तक होगा ना ये तो 1795 से 1849 तक आपकी जो राजधानी है वो रहेगी तिरुवनंतपुरम। तो ये दो राजधानियाँ थीं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि ये दो राजधानियाँ हैं। दरअसल हम यहाँ पे केरल राज्य की बात कर रहे हैं तो हमने इसको सामान्य तौर पे आपको बता दिया केरल की राजधानी, बट वास्तविकता में ये राजधानी थी त्रावणकोर की। किसकी राजधानी थी? त्रावणकोर। यहाँ पे हम स्टेट के रूप में देख रहे हैं त्रावणकोर। मतलब क्या, देखिए केरला एक राज्य है, उसमें भी मेनली जो था राज्य था वो था त्रावणकोर। उसकी राजधानी थी पद्मनाभपुरम और दूसरी थी तिरुवनंतपुरम। ठीक है। त्रावणकोर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट इन द केरला रीजन एंड ऑलवेज मेंटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल अथॉरिटी। तो जो केरला वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे मुख्य तौर पे जो आपका राज्य है वो है त्रावणकोर, जो कि शुरुआत से ही उसने हमेशा मुगलों से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। वो कभी मुगलों के अधीन पूर्ण रूप से नहीं गया था। कौन सा था वो? त्रावणकोर था। क्योंकि ये केरला क्षेत्र का महत्वपूर्ण राज्य था, तो इसको हम सामान्य तौर पे केरला राज्य के रूप में भी बोलते हैं। और आपको कई जगह केरला के बारे में ही, जब आप त्रावणकोर पढ़ रहे हो तो आपको केरला के बारे में ही बता के चीज़ें समराइज़ कर दी जाती, कई नोटबुक में भी मिलता है। बट बेसिकली वो फैक्ट है कि वहाँ पे त्रावणकोर की हम बात करते हैं। ठीक है। तो त्रावणकोर जो है वो आपका केरला क्षेत्र में पड़ता है, जिसकी राजधानी पहले थी पद्मनाभपुरम 1729 से 1795 तक, और 1795 से 1849 तक उसकी राजधानी रहती है तिरुवनंतपुरम। ये चीज़ें हो गई। राइज ऑफ त्रावणकोर आफ्टर 1729, 1729 के बाद में त्रावणकोर जो है उसका उदय होता है। कब होता है? आफ्टर 1729, 1729 के बाद त्रावणकोर का उदय। ये हो गया। अब हम देखते हैं त्रावणकोर में कुछ दो इम्पॉर्टेंट रूलर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। दो इम्पॉर्टेंट रूलर हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। कहाँ के? केरला क्षेत्र के त्रावणकोर राज्य में। केरला क्षेत्र के त्रावणकोर राज्य में आपका सबसे पहला नाम आता है मार्तंड वर्मा। आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा, मार्तंड वर्मा। ही वॉज द रूलर ऑफ त्रावणकोर। ही वॉज द फेमस रूलर ऑफ त्रावणकोर। तो जब हम यहाँ पे मार्तंड वर्मा की बात करते हैं, त्रावणकोर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि केरला क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते थे। अगर हम केरला की बात करें, तो यहाँ पे आपका ये जो एरिया था, अगर हम केरला को हम इस तरीके से देख रहे हैं, अगर हम ये आपका पूरा केरला वाला क्षेत्र है, इसको अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, कितने हिस्सों में डिवाइड कर दें? 4 हिस्सों में। तो ये आपका जो राज्य था ये था त्रावणकोर। क्या था? त्रावणकोर। ये वाला क्षेत्र आपका पड़ता है त्रावणकोर। ऊपर वाला है कालीकट। ठीक है। पहला इधर हो गया त्रावणकोर, उधर हो गया कालीकट, और नीचे आपका होता था चिरक्कल और कोचीन। क्या क्या होता था? चिरक्कल और कोचीन। ये 4 क्षेत्र हुआ करते थे केरला में, 4 राज्य। और जो कालीकट था वो किसके अंडर में था? अंडर जमोरिन। किसके अंडर में था? आपको याद होगा जब हम पढ़ते हैं, जब हमने अपना लेक्चर देखा था कि पोर्चुगीज जब आते हैं तो किसने स्वागत किया था, कौन था जब वास्को डी गामा आए थे 1498 में, तो वहाँ पे उस समय कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन था। तो इस तरीके से हम देखते हैं केरला क्षेत्र है, इसमें महत्वपूर्ण राज्य था त्रावणकोर। ना कालीकट उतना इंपॉर्टेंट है, ना कोचीन और ना चिरक्कल। सबसे मेन आपका था त्रावणकोर। ठीक है। जिसकी राजधानी थी पद्मनाभम और तिरुवनंतपुरम। पहली राजधानी पद्मनाभम थी जो 1729 में बनती है, 1795 तक रहती है। उसके बाद है तिरुवनंतपुरम, 1795 से आपकी 1849 तक बनी रहती है। तो ये आपका हो गया
त्रावणकोर के बारे में जो बेसिक हमें जानना था। अब हम अपने शासक पे वापस आते हैं जिनका नाम है मार्तंड वर्मा। ही एक्सपेंडेड हिज किंगडम फ्रॉम कन्याकुमारी टू कोचीन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न आर्मी ट्रेंड इन यूरोपियन स्टाइल। ही डिफीटेड द डच एंड एंडेड देयर पॉलिटिकल अथॉरिटी इन केरला। तो मार्तंड वर्मा की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहाँ से कहाँ तक अपना साम्राज्य विस्तार किया? कन्याकुमारी से कोचीन तक, ठीक है, कन्याकुमारी से कोचीन तक इन्होंने अपना एम्पायर जो था उसको बढ़ाया, साम्राज्य का विस्तार किया। विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न आर्मी ट्रेंड ऑन यूरोपियन स्टाइल, जो आधुनिक सेना का इन्होंने प्रयोग किया था, जो कि यूरोपियन पद्धति पे डेवलप की गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी। और इन्होंने डचों को भी हराया था। किसको हराया था? डचों को भी इन्होंने हराया था। जो डच कंपनी थी उसको हराया और केरला से उनको भगा दिया। तो केरला से डचों को भगाने का श्रेय किसको जाता है? मार्तंड वर्मा को, जो कि त्रावणकोर राज्य के शासक थे। इसके बाद अगले महत्वपूर्ण शासक आपके हैं राम वर्मा। कौन है? राम वर्मा। तो जब हम राम वर्मा के बारे में बात करते हैं तो ही वॉज द मैन ऑफ ग्रेट क्रिएटिविटी एंड लर्निंग। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ त्रिवेंद्रम एज द कैपिटल सेंटर ऑफ स्कॉलरशिप एंड आर्ट। तो ये अपनी क्रिएटिविटी, मतलब जो इनकी शैली थी और सीखने की क्षमता थी, उसके लिए ये जाने जाते थे। और इन्होंने त्रिवेंद्रम को, किसको? त्रिवांडरम, जिसको हम उस समय बोलते थे त्रिवांडरम, यानी कि त्रिवेंद्रम, इसको इन्होंने सेंटर बनाया कल्चर, स्कॉलरशिप और आर्ट का। किसका किसका इन्होंने सेंटर बनाया था? सेंटर ऑफ स्कॉलरशिप एंड आर्ट। कला और छात्रवृत्ति का जो केंद्र बनाया त्रिवेंद्रम को, किसने बनाया था? तो वो आपके बनाया है राम वर्मा ने। तो राम वर्मा, ही वॉज द मैन ऑफ ग्रेट क्रिएटिविटी एंड लर्निंग। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग त्रिवेंद्रम एज द कैपिटल सेंटर ऑफ स्कॉलरशिप एंड आर्ट्स। तो ये आपका त्रावणकोर राज्य, या अगर आप कहें केरला के बारे में, ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं। इसके बाद हम अगला जो स्वतंत्र राज्य है वो हम देखेंगे राजपूत। खैर, राजपूत में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहली बात तो ये सीखते हैं कि जो राजपूत हैं, ठीक है, वो थी वॉरियर क्लास। यानी कि इसको नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं तो अभी वीडियो पीछे करके और पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ ऐसा खास ज़्यादा नहीं लिखा था, एक ही दो लाइनें थी। तो अब हम देखेंगे राजपूत। तो राजपूत जो है वो वॉरियर श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं किसको? राजपूत को। केरला आपका खत्म हो गया, ठीक है, मैसूर हमने देख लिया, केरला देख लिया। अब अगला नंबर है राजपूत का। तो राजपूत की जब हम बात करते हैं तो ये थे वॉरियर क्लास। क्या थे ये? वॉरियर क्लास, यानी कि योद्धा श्रेणी। योद्धा श्रेणी में आते थे आपके राजपूत। who ruled over the areas of राजस्थान एंड सौराष्ट्र। इनका बेसिकली राजपूतों का शासन कहाँ था? तो ये आपका था राजस्थान और सौराष्ट्र में। कहाँ कहाँ था? राजस्थान और सौराष्ट्र, इन दो जगहों पे राजपूतों का मुख्य रूप से शासन हुआ करता था। द मेजर पावर्स वर मेवाड़ ऑफ उदयपुर। अगर हम मेजर पावर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा मेवाड़, उदयपुर, ठीक है। सबसे पहले आएगा मेवाड़ यानी उदयपुर, ठीक है, मेवाड़ उदयपुर। इसके बाद आता है अम्बेर जयपुर। इसके बाद आपका आता है अम्बेर जयपुर। इसके बाद आपका आता है मारवाड़। मारवाड़ जो है वो आता है, वो है आपका जोधपुर। क्या है? जोधपुर। तो ये आपके कुछ मेन पावर्स थी राजपूतों के, जो मुख्य क्षेत्र हुआ करते थे, ठीक है। राजपूत वर द वॉरियर क्लास हु रूल्ड ओवर द एरियाज ऑफ राजस्थान एंड सौराष्ट्र। द मेन पावर्स ऑफ राजपूत वर मेवाड़ उदयपुर, अम्बेर जयपुर, मारवाड़ जोधपुर।
After that we will see that from the reign of Akbar, Rajputs played an important role in expansion and consolidation of Mughal Empire. तो मुगल साम्राज्य के विस्तार में और उसको मजबूती प्रदान करने में अकबर के समय से ही राजपूतों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है. द राजपूत हैड एक्सेप्टेड द मुगल सोवरेंटी एंड इन रिटर्न एंजॉयड ऑटोनॉमी इन द मैटर्स ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो राजपूत थे इन्होंने मुगलों की संप्रभुता स्वीकार की और उसके बदले में ये अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रहे. इनके अपने आंतरिक मामलों में इंटरफेरेंस मुगल साम्राज्य का नहीं हुआ करता था. दे पेड एन एनुअल ट्रिब्यूट नेम्ड एज पेशकश. जो राजपूत थे वो क्या देते थे? पेशकश. वार्षिक तौर पे मुगलों को राजपूत दिया करते थे जिसको हम पेशकश बोलते थे. ठीक है, पेशकश में वो जो है एक अच्छा खासा अमाउंट दिया करते थे. ठीक है, पेशकश किसकी होती थी? अमाउंट, द अमाउंट पेड टू मुगल्स, अमाउंट पेड टू मुगल्स, इसको हम बोलते थे पेशकश. The suspicious nature of Aurangzeb towards Rajput hurted the feelings of Rajputs and their loyalty to the Mughals. औरंगजेब की जो नीति थी उसकी वजह से राजपूतों में द्वेष उत्पन्न होता है मुगलों के प्रति और वहाँ से उनकी जो लॉयल्टी थी मुगल्स के लिए, जो वो लॉयल थे, वफादार थे मुगलों के प्रति, उससे वो हट जाते हैं. अब वो वफादार नहीं रह जाएंगे धीरे धीरे उसकी नीतियों के चलते. औरंगजेब्स रिलीजियस intolerant policy towards other religions, especially Hindus, and revival of jizya further aggravated the relations of Mughal with the Rajput. तो क्या होता है, औरंगजेब की नीति की वजह से उनमें आक्रोश आ रहा है. उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि उसने जजिया कर वापस लाया था. जजिया कर हम आप लोगों को बता चुके हैं, अगर आपको याद हो तो हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. उसको एक बार देखिएगा, जो आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे कि उसमें जब जजिया कर की बात आती है तो हमने आपको उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है. एक बार पुराने लेक्चर्स को ज़रूर देख लिया करें. सीधे बीच में आप अगर ऐसे टॉपिक में आएंगे फिर आप बोलेंगे आपको समझ नहीं आता. समझ में तभी आएगा जब आप चीज़ों को पुराने से रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो उसने जजिया वगैरह ला दिया और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हिंदुओं के अगेंस्ट में थी औरंगजेब की, जिसके बाद से उनकी लॉयल्टी ख़त्म हो जाती है. अब यहाँ से जब चूँकि इनकी लॉयल्टी ख़त्म हो गई है मुगलों की, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मुगलों की जो मुगलों के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, उनके प्रति जो वफादारी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है. तो अब यहाँ पे 1708 में 1708 में एक लॉबी बनती है मुगलों के अगेंस्ट में. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंटी मुगल लीग. क्या बोलेंगे? एंटी मुगल लीग. एंटी मुगल लीग 1708, 1708. ठीक है, मुगल विरोधी लीग बनती है. द रियल क्लैश बिटवीन द मुगल्स एंड राजपूत्स इमर्ज्ड व्हेन औरंगजेब रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट अजीत सिंह, द posthumous son of Rana Jaswant Singh of Jodhpur as Rana. Instead, he appointed Inder Singh Rathore, a nephew of Jaswant Singh, as Rana. Therefore, the Marwar rose in revolt, which was helped by Mewar. होता क्या है कि अजीत सिंह जो हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मारवाड़ की. मारवाड़ की हम बात करते हैं. तो मारवाड़ में क्या हो रहा है कि वहाँ पे शासक जो थे, जो राजा थे, जो राजपूत वहाँ पे राणा बोलते थे. जो राजपूत शासक होता था उसको बोलते थे राणा. तो वहाँ पे थे राणा जसवंत सिंह. राणा जसवंत सिंह की हो जाती है डेथ. ठीक है, और इनकी डेथ के बाद में इनका लड़का जो है वो पैदा होता है. ठीक है, इनकी डेथ के बाद में इनका लड़का पैदा होता है जिसका नाम है अजीत सिंह. क्या नाम है? इनका सन है अजीत सिंह. पॉस्थुमस सन, पॉस्थुमस का मतलब होता है मरणोपरांत. ठीक है, तो मरने के बाद में इनका जो बच्चा जन्म लेता है उसका नाम है अजीत सिंह. और जो औरंगजेब है वो क्या करता है कि वो अजीत सिंह को
मतलब औरंगजेब के जो मुगल हैं वो अजीत सिंह को राजा के रूप में या राणा के रूप में स्वीकार करने से मना कर देते हैं और उसकी जगह पे वो अपॉइंट करते हैं इंदर सिंह राठौर को। इसकी जगह किसको अपॉइंट कर देंगे? जो इसका सक्सेसर बनेगा वो है इंदर सिंह राठौर। तो राणा जसवंत सिंह के बाद अगला राणा कौन बन गया? इंदर सिंह राठौर, जिसको किसने बनाया था? औरंगजेब ने राणा बनाया था। और अजीत सिंह को उसने एज ए राणा एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके बाद ही में जो है वहाँ पे मारवाड़ में क्या होता है? रिवोल्ट हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। और उसमें उसका साथ देता है मारवाड़ के साथ में कौन देता है? मेवाड़। मेवाड़ जब वो साथ देता है इस विद्रोह में मारवाड़ का। फिर हम देखते हैं 1708 में क्या होता है। एम्परर बहादुर शाह मार्च टुवर्ड्स जोधपुर एंड फोर्स्ड अजीत सिंह इनटू सबमिशन। यानी अजीत सिंह की तरफ जो है वो मार्च करते हैं 1708 में। कौन? आपके बहादुर शाह। 1708 में बहादुर शाह मार्च करेंगे किसकी तरफ? बहादुर शाह मार्च करेंगे अजीत सिंह की तरफ। ठीक है। और इसकी वजह से जो कि इस तरफ मार्च कर दिया है अजीत सिंह की तरफ, तो क्या होगा? सारे जो राजपूत हैं वो एक हो जाएंगे अगेंस्ट में किसके? मुगल के। ठीक है। और वहाँ पे बनती है आपकी एंटी मुगल लीग। मुगल विरोधी जो लीग बनती है वो यहाँ से आपकी बनती है। इस लीग में कौन कौन शामिल है? अजीत सिंह, जय सिंह द्वितीय और दुर्गादास राठौर। अजीत सिंह, जय सिंह सेकंड और दुर्गादास राठौर। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके, जब हम आपको बता रहे थे औरंगजेब के बाद के शासकों के बारे में बता रहे थे, जो उत्तरवर्ती शासक थे औरंगजेब के, उनके बारे में जब हम बता रहे थे तो हमने आपको इसके बारे में बताया है। जो राजपूतों से उनका युद्ध होता है, राजपूतों से जो उनका विद्रोह होता है, राजपूतों का विद्रोह होता है उनके अगेंस्ट में, उसके बारे में हमने इन तीनों पे आपको बताया था कि कैसे राजपूतों ने मजबूर कर दिया था कि मुगल को स्पेशली उनके अगेंस्ट में मार्च करना पड़ा था। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये चीज़ बताई है। जो सिंसियर होकर मेरे लेक्चर्स पढ़ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होनी सिविल सर्विसेज के सिलेबस में। बस धीरे धीरे हमारे साथ चलते रहिए। आप जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जिन भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, बट आप हमारी वीडियो को साथ साथ देखते चलेंगे तो आपका ही फायदा है। हम सभी चीज़ों को एक वेल मेंटेन तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन, इससे ज़्यादा फैक्ट और इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं। बस थोड़ा सा साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से हम सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, जगह पे कंसोलिडेट करके आपको अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड के रूप में मुझे बस इतना करिए कि आप चीज़ों को शेयर करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट तो आप ज़रूर करिए ना कि अच्छा लग रहा है तो बताएं, कोई कमी है तो बताएं, कुछ इंप्रूवमेंट करना हो, कुछ सजेशंस हो, आप उन सबको कमेंट बॉक्स में किया करें। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कैसे 1708 में एंटी मुगल लीग बनती है और उसके बाद में बहादुर शाह जो है वो एक पीस एग्रीमेंट करता है विद द राजपूत एंड आफ्टरवर्ड द राजपूत किंगडम बिकेम इंडिपेंडेंट व्हेन द मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइन। तो अब इसके बाद में जब ये सब होता है, अब क्या होगा? मुगल जो है वो समझौता कर लेंगे राजपूतों से। जो बहादुर शाह हैं आपके उस समय के मुगल बादशाह, वो समझौता करते हैं राजपूतों से। और जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन होता है वैसे वैसे राजपूत जो होते हैं वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में डेवलप हो जाते हैं। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, वो कंप्लीट हो जाएगा। कल हम देखेंगे आपका ब्रिटिश एक्सपेंशन, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, जिसमें आपका प्लासी का युद्ध आएगा, मराठा, सिंध, पंजाब, मैसूर, इन सब का सारे युद्ध हम जो इसमें पढ़ेंगे, कैसे अंग्रेजों की शक्ति का विस्तार होता है। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हो रहा है। हमारा एक चैप्टर जो है ये कंप्लीट हुआ, बहुत ही मेहनत से और बहुत सारे फैक्ट के साथ हमने ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया है। प्लीज़ वीडियो को जो है वो आगे शेयर कर दिया करिए लोगों से। और जिन लोगों को भी कोई चीज़ ऐसी पूछनी है जिनको जो अभी एबल नहीं है पब्लिकली कमेंट बॉक्स में पूछने के, तो उन लोगों के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी नंबर दिया था और इस वीडियो में नंबर दे रहा हूँ। कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी चीज़ें आप पब्लिकली कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते, वो हम दूर कर देंगे। आप उस पर व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिएगा। नंबर आपका है 8368616092। ये आपका नंबर है 8368616092, 8368616092 ये नंबर है। आप लोग इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल ना करिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो
ये आपकी सारी चीज़ें हो गई। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत ही अच्छा लगा कि आपने लेक्चर लास्ट तक देखा है, और जो भी आपको हेल्प होगी वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ डू शेयर द videos to your mates, your friends. Please, it's a humble request. Thank you.